गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने वेयर हाउस के टाइप्स करे थे, फंक्शंस क्या थे वेयर हाउस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, जिसमें हमने पढ़ा गवर्नमेंट वेयर हाउस जिसमें गवर्नमेंट अपना गोदाम अपना सामान रखती है, प्राइवेट जो एक ओनर अपना खुद का बनाता है, पब्लिक वेयर हाउस जो कि सरकारी और निजी ना होकर क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको रेंट पर ले सकता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस वो वेयर हाउसेस होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर बनाती हैं। इसके बाद आते हैं आपके बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है वो मतलब कि माल को स्टोर करना नहीं होता, बल्कि जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी का या कस्टम ड्यूटी की क्या नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते, यानी कि करों का भुगतान ना करने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा इनका माल रोक लिया जाता है। आपको पता है जो भी बाहर से माल आता है, किसी दूसरे देश से माल आता है, तो वो कहाँ पर आता है, बंदरगाहों पर आता है, डॉक्स पे आते हैं, और वहाँ पर आप क्या पे करनी पड़ती है, एक्साइज़ ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर जो जिसका वो माल है, अगर वो उस इन ड्यूटीज़ की पेमेंट नहीं करता तो कस्टम ऑफिसर उस माल को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्साइज़ ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। जब तक इन टैक्सेस का भुगतान नहीं किया जाता, सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो उनका माल रोक लेते हैं, और जैसे ही वो टैक्स की पेमेंट करता है व्यापारी, वो अपना माल क्या करवा सकता है, छुड़वा सकता है। तो ये दो तरह के बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं, एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस और कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं, इन वेयर हाउसेस का निर्माण उन उद्योगों के लिए किया जाता है जो क्या नहीं देते हैं, एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे उत्पादकों के समक्ष दो विकल्प हैं, या तो वो क्या करे, जो उन्होंने माल प्रोड्यूस करा है उस पर तुरंत क्या कर दे, एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट कर दे, या वो क्या कर देते हैं, अपना माल कहाँ पर रख देंगे, एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देंगे, और जैसे जैसे माल बिकता जाता है वो ड्यूटी की पेमेंट करते जाएंगे और उसमें से माल निकालते जाएंगे। और कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस कौन से होते हैं, जो आयात किया जाता है, आयात का मतलब समझते होंगे सभी, जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब आप बंदरगाह से माल छुड़वाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप पहले क्या करें, डॉक चार्जेस की या कस्टम ड्यूटीज़ की क्या करें, पेमेंट करें। यदि इम्पोर्टर इस सब टैक्सेस का भुगतान नहीं करता, यानी कि उसकी पेमेंट नहीं करता, तो वो क्या कह सकता है, कस्टम जो ऑफिसर्स है उसको क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अब उसके माल को कहाँ रख ले, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख ले। क्योंकि इन बॉन्डेड वेयर हाउस की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये किसके नज़दीक होते हैं, जो डॉक्स होती हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा समीप होते हैं, और इनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी नहीं किया जा सकता। और जैसे मान लीजिए व्यापारी के पास पैसे आते हैं, जो बिजनेसमैन है उसके पास पैसे आएंगे, तो वो कस्टम अधिकारियों को क्या करेगा, अपने टैक्सेस की पेमेंट करेगा और अपना माल छुड़वा सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, हेल्पफुल इन इंटरपोर्ट ट्रेड। आपको इंटरपोर्ट का मतलब पता होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने माल कहाँ से ख़रीदा है, यूके से ख़रीदा है और इंडिया में मंगवाया, और इंडिया में ना बेचकर वो माल सीधा कहाँ बेचना चाहता है, यूएस में बेचना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, एक जगह से इंपोर्ट कर रहा है और दूसरी जगह क्या कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरपोर्ट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करना चाहता है, तो किसी अन्य देश में निर्यात करना चाहता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी से वो बच सकता है, क्योंकि उसको दोबारा से वो माल क्या करना है, एक्सपोर्ट ही करना है, अपने देश में यूज़ नहीं करना ना। तो वो फिर अपने माल को कहाँ स्टोर कर देता है, इन वेयर हाउसेज में रख देता है। सेल ऑफ गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ कस्टम्स, यानी कि कस्टम की पेमेंट के बगैर वो गुड्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और जो सेल करने से रसीद आएगी उस रसीद के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपना माल वहाँ से छुड़वा सकते हैं। ज़्यादा गुड्स को क्या कर सकता है, इंपोर्टर मंगवा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ज़्यादा गुड्स मंगवा भी ली तो वो गुड्स कहाँ पर स्टोर रहेंगी, आपकी कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या रहती हैं, स्टोर रहती हैं। बेनिफिट ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट की विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। साइंटिफिक स्टोरेज होती है, जो ये वेयर हाउसेज होते हैं ये बहुत अच्छे किस्म के बने हुए होते हैं, और फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इससे बैंक से लोन भी मिल जाता है। सेफ्टी फॉर लॉस की सेफ्टी हो जाती है। आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट जो मैंने कराए हैं वो इसमें से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना 17 चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर कौन सा होगा, ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ई बिज़नेस का मतलब होता है जो आजकल आप सब सुन रहे हैं ना, ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है उसे हम किस में डालते हैं, ई बिज़नेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो ई बिज़नेस क्या है,
It refers to conducting all the industrial and commercial activities through the computer network, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट। यानी कि ये क्या कहता है, ई बिज़नेस वह बिज़नेस है जिसमें सारी एक्टिविटी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो किसके थ्रू की जाती है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू की जाती है। तो उसको हम किस में डालते हैं, ई बिज़नेस में डालते हैं। ठीक है। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही क्या दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, सप्लाई ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं, आप लोग सब ऑनलाइन माल ख़रीदते हैं, उसकी आपको कोरियर से डिलीवरी मिल जाती है, फिर आप पेमेंट भी क्या कर देते हो, ऑनलाइन कर देते हो। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, ई बिज़नेस कहलाता है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ई बिज़नेस को बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है। सबसे फर्स्ट है डिलीवरी। तो डिलीवरी जो होती है इसके अंदर, अब आपको ये बताया गया ई बिज़नेस में क्या इंक्लूड है। डिलीवरी तो देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई टिकट वगैरह ख़रीदे, जैसे रेलवे टिकट ख़रीदी है या कोई फ़ॉरेन की टिकट ख़रीदी है, कोई होटल की बुकिंग कराई है, कोई टेप सीडी, या फिर जैसे मान लीजिए आजकल तो ये ऑनलाइन पे प्राइम वीडियोज़ वगैरह आती है, तो ये सब तो हमें क्या मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी नेट पर ही मिल जाती है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन ऑर्डर है, जैसे कि आपने कोई सूट ख़रीदा है, आपने कोई अपने घर की ग्रोसरी आइटम ख़रीदी है, कोई टेबल चेयर ख़रीदा है, तो उसकी आपके पास क्या आती है, फिजिकल डिलीवरी आती है। तो डिलीवरी दो तरह की हो सकती है। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर वगैरह है, कोई एयर टिकट है, कोई रेलवे टिकट है, होटल बुकिंग्स है, वो तो आपके मोबाइल पे ही हो जाती है। क्योंकि आप देखिए आजकल क्या होता है, हम मोबाइल दिखा देते हैं, हाँ हमारी ये टिकट बुक है, तो वो ओके कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कागज़ के रूप में आपके पास वो टिकट हो। और अगर आप कोई ऐसी फ़िज़िकल वस्तु ख़रीद रहे हैं तो उसकी डिलीवरी तो आएगी ही। ठीक है। कुछ समय बाद डीलर कार्ड लेकर आपके घर आ जाएगा और इस आदेश की फ़िज़िकल डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद है पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट मैकेनिज़्म को बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बल्कि क्रेडिट कार्ड, EFT वगैरह गिवन है। आजकल तो पेमेंट का सबसे अच्छा साधन क्या है, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, या ई बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर दो, नेट बैंकिंग से। तो ये सब क्या है, पेमेंट करने का इसका साधन होता है। फिर है आपका ई कॉमर्स और ई बिज़नेस। ये डिफरेंस है भाई ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के अंदर। ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसमें सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, जैसे क्या माल की जानकारी है, आदेश देना, डिलीवरी लेना, उसकी पेमेंट करना, सभी सम्मिलित होते हैं। और ई बिज़नेस क्या है, एक बहुत ज़्यादा वाइड स्केल है जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। देखिए इस बुक की शुरुआत में आपने कॉमर्स और बिज़नेस में अंतर पढ़ा था, तो वही अंतर किस में है, ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में है। ई कॉमर्स एक छोटा हम स्कोप कह सकते हैं, जबकि ई बिज़नेस में हम इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये है आपका ई कॉमर्स और ई बिज़नेस। देखो वर्सेस बता रखा है, ई कॉमर्स ई बिज़नेस का ही एक अंग है, और यह कह सकते हैं कि ई बिज़नेस ई कॉमर्स से क्या है, ज़्यादा वाइड स्कोप है। ई बिज़नेस के अंदर ई कॉमर्स के अतिरिक्त हम उत्पादन की, स्टॉक की, प्रोडक्शन की, इन सब की एक्टिविटीज़ को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। स्कोप ऑफ ई बिज़नेस ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 4 स्कोप होते हैं, B2B, B2C, इंट्रा बी, C2C। B2B कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, बिज़नेस टू बिज़नेस। देखो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, आप अपनी रीड करते जाना। सबसे फर्स्ट जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, B2B। B का मतलब B2B। तो B2B का मतलब क्या है, बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से जब कांटेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा आपका, किसके थ्रू कांटेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, B2B कॉमर्स कहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारों को करने वाले दोनों पक्षकार और फर्में व्यावसायिक इकाइयाँ होती है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, द बोथ पार्टीज ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन इज़ एन कॉमर्शियल एक्टिविटी। यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक तो है क्या, रॉ मटेरियल की सप्लाई करने वाली फर्म, और एक इस रॉ मटेरियल को ख़रीदने वाली फर्म है। ठीक है, परचेज़र है और यहाँ कौन है, सेलर है। तो दोनों ही फर्म अगर इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इंटरनेट के थ्रू भाई वो ऑनलाइन ही ऑर्डर दे रहे हैं और ऑनलाइन ही क्या कर रहे हैं, माल मंगवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, B2B कॉमर्स। देखो इसका एग्जाम्पल मैं अपने व्यवहारिक रूप से देखती हूँ। मान लीजिए आपको पता है होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। आजकल ये जो ऑनलाइन आपका काम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, होता है ना ऑनलाइन कुर्तीज़ का और ऑनलाइन साड़ी वगैरह का। तो
क्या होता है, जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं वो आगे किसी से ऑनलाइन ख़रीदते हैं। यही होता है ना कि वो आगे किसी से मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, वो हमारा एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में उन फ़ोटोज़ को डालते रहते हैं। तो दोनों ही क्या हैं, व्यापारी हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही अगर व्यापारी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, B2B कॉमर्स कहलाता है। B2C कॉमर्स, यहाँ B का मतलब है बिज़नेस और C का मतलब है कस्टमर। देखिए मैं 3 चीज़ लेके चलती हूँ, मैं नाम लेके चलती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो है सुनीता जो कि रहती है दिल्ली में, एक है आपकी राधा जो रहती है मान लीजिए भिवानी में, और एक है आपकी कोई सीमा जो रहती है आपकी दादरी में, ठीक है। ये दोनों ही बिज़नेस कर रहे हैं। सुनीता जो है वो दिल्ली की क्लॉथ मार्केट से क्या करती है, कपड़ों की डिज़ाइन लेती है और अपने मोबाइल के थ्रू किसके पास भेजती है, राधा के पास। राधा ये ऑनलाइन का काम कर रही है और राधा के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन है, सीमा भी है। सीमा ये कुर्तियाँ पसंद कर लेती है और इससे माल ख़रीदती है। तो सुनीता और राधा तो दोनों क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, B2B कॉमर्स। और राधा जब अपना माल सीमा को भेजेगी एज ए कस्टमर, क्योंकि सीमा उस माल को ख़रीदने वाली है, तो इनके बीच जो व्यवहार होगा उसको क्या कहेंगे, B2C कॉमर्स कहा जाए, B2 कस्टमर ये क्या कहा जाएगा, कॉमर्स कहा जाएगा। एक और तो कौन होते हैं, ग्राहक बैठे होते हैं इंटरनेट पर और आदेश दे सकते हैं और कुछ मदों को वो क्या कर लेते हैं, इंटरनेट पर ही प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी ओर जो होता है, दूसरे कॉल पर जो होता है वो कौन होता है, आपका सेलर होता है। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है जो बहुत बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं होती है, जैसे कि रिलायंस हो गई और हो गई, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट आपस में जब कॉन्टैक्ट करते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, आपका B2B कॉमर्स कहलाता है। जब एक व्यापार के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो एक दूसरे से कांटेक्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंट्रा बी कॉमर्स कहलाता है। और C2C कॉमर्स का मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर को माल बेचता है। आजकल आप OLX का नाम सभी ने सुना होगा। OLX पे बेचने वाले भी कौन होते हैं, कस्टमर, और ख़रीदने वाले भी कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं। ऑनलाइन आजकल क्या हो रही है, पुरानी बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, तो बेचने वाला भी कस्टमर है, ख़रीदने वाला भी कस्टमर है, तो उसको क्या कहा जाता है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है। आप इसमें OLX का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पेपल वगैरह भी इतने नहीं चलते, आप OLX का एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि पुरानी वस्तुएँ बेच देते हैं और कोई पुरानी वस्तुएँ ख़रीदने वाले भी होते हैं, तो आप इसी को लर्न करेंगे। इसके बाद है ट्रेडिशनल बिज़नेस और ई बिज़नेस में क्या अंतर है, फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिज़नेस का मतलब है दुकानें बनाना, तो ये तो कठिन होता है। ऑनलाइन आपने एक लिस्ट बनाई और उसमें लोगों को जोड़ा और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। फिज़िकली इसमें अपीयरेंस ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है। इसकी लागत कम आती है, इसकी लागत ज़्यादा आती है। इसमें डीलिंग का टाइम अधिक लगता है, इसमें डीलिंग का टाइम कम लगता है। इसमें आपसी लगाव ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। वर्ल्ड वाइड रीच नहीं होती। अब दुकान अगर दादरी में है तो उसकी पहुंच दादरी तक ही है, जबकि ई बिज़नेस की पहुंच अगर कोई भी कहीं पे भी देश के कोने में बैठा है, विश्व के कोने में बैठा है, वो किसी भी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो 4 पॉइंट आप इसके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फिर हम अपना कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।